तो दोस्तों साइंस का यानी विज्ञान का पूरे बुक से मात्र 100 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। अगर 100 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख कर जाते हैं ना तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहीं से आने वाला है। देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइंस में 3 गो विषय आ जाता है। एक होता है कि फिजिक्स होता है, क्या होता है, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है, एक बायो होता है यानी एक बायोलॉजी होता है, यानी 3 गो विषय चल आता है। यानी तीनों विषय से मात्र 100 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से 100 गो क्वेश्चन में से 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन होगा और 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन होगा। यानी ये 100 को क्वेश्चन अगर देख कर जाते हैं ना तो ये 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछता है ना और 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो पूछता है ना यहीं से आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि ये 10th का यानी साइंस का वायरल क्वेश्चन है और जो आपके 2022 एग्जाम जो होने वाला है ना डायरेक्ट यहीं से आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो देखिए कि पार्ट 1 आप देखे होंगे, जैसे कि पार्ट 1 में आपको 20 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे और इसका सोल्यूशन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कराए थे, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप नहीं तो इस वीडियो के देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें 20 को क्वेश्चन कराए थे और 20 को क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी का सॉल्यूशन भी कराए थे। तो 20 को क्वेश्चन जरूर आप देख लीजिएगा। डेली आपको 20-20 को कराएंगे, क्योंकि ये 100 को क्वेश्चन हमें वो क्वेश्चन बताने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, यानी हम बहुत जल्द 100 को क्वेश्चन बता देंगे। तो देखिए 20-20 को इसलिए हम आपको बता रहे हैं ना, क्योंकि अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना तो अभी ये 20 क्वेश्चन को याद होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना तो इस सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखिएगा और कॉपी में लिखने के बाद 1 या 2 बार बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको याद हो जाए। 20 को क्वेश्चन याद करने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आप याद कर लीजिएगा, इसलिए आपको 20-20 को बता रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आप जितना कहिएगा उतना हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो 20-20 को ही बेस्ट है, यानी सबसे अच्छा है। 20 को क्वेश्चन एक दिन में अगर आप याद करते हैं ना तो बहुत ही बेहतरीन है। तो देखिए पहिल का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जो 100 को क्वेश्चन बताएंगे ना एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, 100 को क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको रट जाना है। देखिए पहिल का क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखिए और इसके किरण का आलेख द्वारा दर्शाए। देखिए ये बोल रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होता है वे लिखना है और इसको किरण आलेख के द्वारा आपको दर्शाना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जब पूछेगा जब। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ये लाजवाब क्वेश्चन है, आपके डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला है। तो देखिए आंसर है कि प्रकाश के यानी परिवर्तन के 2 नियम होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए। देखिए पहिल का है कि आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब दोनों एक समतल में होता है। नहीं बुझाया, अभी बुझाएगा, जो आपको ग्राफ से हम समझाने वाले हैं। देखिए दूसरा है कि आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण के सादा बराबर होता है। नहीं ये भी बुझाया। तो देखिए एक ऐसे आपको ये समतल यानी दर्पण ऐसे बनाना है, ठीक है, बना लिए। यहाँ से जो आएगा यहाँ पे टकराएगा, फिर ऐसे वापस लौट जाएगा। इसमें जो यहाँ से ये लंब रहेगा ना इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अभिलंब। इधर से जो आ रहा है ना उसको बोलेंगे आपतित किरण। ये आपतित हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। ये आ रहा है तो आपतित, ये जा रहा है तो परिवर्तित, ठीक है। तो देखिए पहिल का नियम क्या था? आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, यानी आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी दोनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में है कि नहीं, तो ये बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। दूसरा का है कि आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण सदा बराबर होता है। ये जितना कोण होगा उतना ये भी होगा, यानी दोनों ये बराबर होगा, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया। पहिल का क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। चलिए ये बहुत ही बेहतरीन है, इसको कॉपी में अभी लिखना है, क्योंकि नहीं तो कॉपी में आपको नहीं लिख पा रहे हैं तो अभी आप इस सभी को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा ना तो सभी क्वेश्चन का आपको नोट्स बना लीजिएगा, यानी कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि प्रकाश यानी प्रकीर्णन क्या है। क्या है कि प्रकीर्णन क्या है? देखिए इसका आंसर किसी बिंदु से आने वाली, क्या है कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो टकराने के बाद प्रकाश सभी दिशा में फैल जाती है, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नहीं बुझाए तो देखिए ये मान लीजिए कि सूरज भगवान है, ठीक है, ये सूरज है, ठीक है, इससे प्रकाश ऐसे आ रहा है तो यहाँ कुछ मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद जो वापस से सभी दिशा में फैल जाती है ना इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जो इसी से यहाँ पे परिभाषा बनाया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश, देखिए इसे कट करते हैं, किसी
किसी बिंदु से क्या है कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो टकराने के बाद प्रकाश सभी दिशा में फैल जाती है, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बुझा गया होगा। चलिए 2 नंबर भी क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, परिभाषित करें। तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। बुझा गया होगा। चलिए तीसरा का भी क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन है कि दर्पण का परिभाषा लिखे। डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपने वाला है कि दर्पण का परिभाषा लिखे, यानी आंसर है कि किसी वस्तु का क्या है कि किसी पदार्थ का चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देता है उसी को हम दर्पण कहते हैं। नहीं बुझाया, फिर से एक बार देखिए क्या है कि किसी पदार्थ का चिकना और चमकीला सतह, यहाँ पे किसी पदार्थ है चिकना और चमकीला सतह, क्या है कि किसी पदार्थ का चिकना और चमकीला सतह जो अधिकांश भागों को क्या है कि अधिकांश भागों को यहाँ से प्रकाश आएगा तो अधिकांश भागों को यह परिवर्तित कर देगा ना, इसी को हम दर्पण कहते हैं। आपको बुझा गया होगा। चलिए चौथे नंबर तो क्वेश्चन हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपको लिख देना है कि यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कि ये 2 प्रकार का होता है, एक समतल होता है, एक गोलीय होता है। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का उल्लेख करें, यानी समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में थोड़ा मोड़ा लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 5-6 को पॉइंट लिखा गया है जो बहुत ही बेहतरीन है। देखिए पहिलका है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पीछे होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कहाँ होता है, ये पीछे होता है और दर्पण से प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी बराबर होता है। दर्पण और से प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, यानी प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी बराबर होता है। बुझा गया। चलिए तीसरा का है कि इसमें हमेशा क्या होता है कि इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए चौथा है कि इसमें बना प्रतिबिंब सीधा बनता है लेकिन वास्तविक रूप से उल्टा होता है। 5वां है कि इसमें दाएं हाथ का प्रतिबिंब बाईं ओर और बाएं हाथ का प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है। ठीक है। 6वां नंबर को पॉइंट है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बराबर होता है। बुझा गया। यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जब भी ना, यानी ये पूछेगा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का उल्लेख करना है तो यही सब पॉइंट लिख देना है। ठीक है। तो चलिए 6वां नंबर यानी 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नंबरिंग यानी इधर उधर हो गया, यानी 7वां नंबर यहाँ से है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो देखिए इसका आंसर पौधे के अंग के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बुझा गया। ये भी बहुत आसान है। जो भी इसमें हम परिभाषा आपको बताते हैं ना बहुत ही लाजवाब बताते हैं, बहुत ही आसान बताते हैं, जो आपको अगर एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो अपने से अगर मन से एक बार ध्यान लगा कर पढ़ लीजिएगा ना तो सारा ये इसका आंसर याद हो जाएगा। ऐसे हम आपको परिभाषा बताते हैं शुरू से, यानी सभी क्लास अगर देखते आते होंगे ना तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मालूम होगा कि हम जो भी विषय पढ़ाते हैं या मैथ हो या इंग्लिश हो या कुछ भी हो, कितने लाजवाब तरीके से कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। 1% भी आपको दिमाग पे जोर नहीं पड़ता है याद करने में। अब बहुत ही आसान तरीके से सभी का परिभाषा भी आपको लिखा रहता है, यानी हम आपको बताते हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पोषण क्या है। क्या है कि 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पोषण क्या है। तो उत्तर है कि संसार के सभी जीव जंतु जो पोषण तत्वों का प्राप्त करते हैं। क्या है कि संसार के सभी जीव जंतु जो पोषण तत्वों का प्राप्त कर उनका जीवन में, यानी यहाँ पे जीवन कर लीजिएगा। ठीक है कि जीवन में उपयोग करते हैं उसी को हम पोषण कहते हैं। फिर एक बार देखिए संसार के सभी जीव जंतु जो पोषण तत्व प्राप्त करके यानी अपना जीवन में उपयोग करते हैं उसी को हम पोषण कहते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी 8 को क्वेश्चन हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि हमारे अमाशय में क्या है कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की क्या भूमिका है। हमारी अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की क्या भूमिका है। तो देखिए HCl यहाँ पे हिंदी में भी है, यहाँ पे अंक में भी है। देखिए HCl अमाशय में भोजन का अम्लीय बनाकर भोजन के उपस्थित जीवाणुओं को मार देता है। जो HCl होता है ना, HCl जो हमारे पेट में जो भोजन रहता है ना तो उसमें जितना जीवाणु रहता है ना यानी उपस्थित जीवाणुओं को मार देता है। अमाशय में पेप्सिन एवं रेनिन 2 एंजाइम निकलता है जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पचाने के लिए आपको जो भी खाना खाते हैं ना उसको पचाने के लिए 2 एंजाइम निकलता है। उसमें से देखिए 2 एंजाइम निकलता है जिसमें पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है तथा रेनिन दूध का पाचन
करता है, ठीक है। यानी यही हमारा भूमिका है कि हमारे अमाशय में क्या इसे कट करते हैं कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्या भूमिका है, यही भूमिका है, ठीक है। कि अमाशय में जो होता है कि खाने को हमारे जीवाणु को मार देता है और खाना पचाने में काम करता है। चलिए 9 को क्वेश्चन हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है तथा उनके नाम लिखें। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की 4 पदार्थ की यानी 4 प्रकार की यानी 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे चारों का नाम लिखा गया है। देखिए पहला है कि CO2 कट करते हैं। CO2 क्या है कि पहला है कि CO2 H2O सनलाइट यानी सूरज का प्रकाश, और चौथा है कि क्लोरोफिल, ठीक है। यानी 4 को हमारे देखिए जो प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे करते हैं ना, उनके लिए 4 को ये चीज होना बहुत बहुत आवश्यक है। चलिए 10 को क्वेश्चन हो गया, जिसमें से आपको 20 को क्वेश्चन डेली आपको बताएंगे, और यानी 10 को और बचा हुआ है 10 का यानी बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताते हैं। देखिए ये 2 को क्वेश्चन एक साथ पूछ सकता है। अगर ऐसे पूछेगा मनुष्य के आहार क्या है कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करे या मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करे, यानी इसमें से ये क्वेश्चन देगा फिर भी या ये क्वेश्चन देगा फिर भी, इसका आंसर ऐसे आप बनाइएगा। देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, इसे थोड़ा कट करेंगे तभी ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका ऐसे आपको फिगर बनाना है। जो 2 को क्वेश्चन था ना, यानी ऐसे आदमी का बनाना है मुंह। अब बनाने के बाद देखिए जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यहाँ पे जो होता है मुंह होता है, और यहाँ पे जो होता है लाल ग्रंथि होता है, यहाँ पे टेकिया होता है जिससे हम यहाँ पे ससरी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो होता है ग्रास नली होता है, यकृत होता है, ठीक है। यहाँ पे पीत होता है, यहाँ छोटी आंत होता है। इसको आपको फिगर बना लेना है, ठीक है। इस जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा ना, यहाँ पे इसे कट करेंगे तभी आएगा। यहाँ पे दोनों में से जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उसका फिगर आपको बनाना है। फिर एक बार हम वहीं पे ला जाते हैं, इसको आपको कॉपी में लिखना है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर सीधा चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 11 को क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य की क्या है कि यहाँ पे मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और छोटी आंत के 3 भागों का नाम लिखे। यहाँ छोटी आंत के लिखना, इस कर देना कि 3 भागों का नाम लिखे। देखिए यहाँ पे एक मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं 6 मीटर होता है। और चौड़ाई यहाँ पे देखिए चौड़ाई यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह 3 भागों में बटा होता है। एक होता है कि ग्रहणी होता है, जेनुअम होता है, इलियम होता है, यानी 3 भागों में छोटी आंत बटा रहता है, ठीक है। बुझा गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन के प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश से क्या है कि प्रकाश संश्लेषण से हम यह समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके पेड़ पौधे अपना भोजन पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस मूलभूत प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है ना, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। बुझा गया। चलिए 14 नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जल की अनुपस्थिति में क्या है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? देखिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ नहीं देता है। क्या होता है कि H+ आयन नहीं देता है, अतः H+ क्या है कि H ऐसे लिखेगा, H ऊपर प्लस, फिर कट करते हैं H+ यानी कैसे H+ नहीं देने के कारण जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए यह अम्लीय कहलाता नहीं होता है, ठीक है। क्या है कि फिर एक बार और कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ नहीं देता है, अतः H+ नहीं देने के कारण जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि क्या होता है जब धातु धातु को वायु में दहन होता है? तो देखिए क्या होगा जब धातु को हम अगर यानी हवा में अगर दहन करेंगे, तो देखिए जब धातु को वायु में दहन होता है तो धातु ऑक्साइड बनता है, जो यहाँ पे सूत्र लिखा गया है Mg+O, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा जैसे कि Mg हो गया, ठीक है, Mg+O2, ठीक है। तो इसका ऐसे जब रिएक्शन होगा ना, तो ये बनेगा यहाँ पे MgO बनेगा और 2 बनेगा। जब ये 2 बना ना, तो यहाँ पर भी 2 होगा, क्योंकि 2 Mg भी है, O2 भी है। तो O2 तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तो O2 हो गया, और यहाँ पर भी 2 Mg होना चाहिए। यहाँ पे सबका मान यहाँ पे 2 था ना, इसे कट करेंगे तब आपको बुझाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 Mg था ना, 2 Mg था और 2 O था, तो यहाँ पे 2 Mg हो गया, 2 O हो गया, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। कि अम्ल और क्षारीय क्या है। कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया फलस्वरूप लवण और जल से क्या होता है। कि फलस्वरूप लवण और जल से बनता है। इस अभिक्रिया का अम्लीय और जल दूसरे को उदासीन कर देता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी 16 को क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 17 को देखिए कि समस्थानिक क्या है। देखिए किसी तत्व को ऐसे परमाणु क्या है। कि किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक समान होता है परंतु द्रव्यमान क्या होता है। कि परंतु द्रव्यमान भिन्न होता है, उसी को हम समस्थानिक कहते हैं। देखिए यहाँ पे है कि देखिए जैसे कि C हो गया तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान बदल सकता है, यहाँ पे 14 हो सकता है। ठीक है, ये मान हमेशा समान रहेगा और ऊपर वाला भिन्न भिन्न रहेगा ना, उसी को हम समस्थानिक कहते हैं। चलिए देखिए कि अभिक्रियाशील समूह क्या है। क्या है कि अभिक्रियाशील समूह क्या है। तो देखिए इसका आंसर कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। यानी उस यौगिक को हम क्रियाशील समूह कहते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एक इसका आंसर है। अगर आप एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर क्या है कि जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, यानी उस पर कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है, उसी को हम यानी उस यौगिक को हम क्रियाशील समूह कहते हैं। चलिए 18 को हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक समीकरण को क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है उदाहरण दे। तो देखिए रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्वों की परमाणु यानी प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या दाएं और बाएं यानी LHS और RH दोनों संख्या समान होता है, उसी को हम रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे उसका उदाहरण भी है कि देखिए यानी इसका परिभाषा कैसे आप याद कीजिएगा कि देखिए दाएं ओर भी और बाएं ओर भी क्या है कि दाएं ओर भी और बाएं ओर भी ये दोनों ओर यानी मान लीजिए कि इधर भी 6 गो है ना संख्या, तो इधर भी 6 गो होना चाहिए और दोनों ओर बराबर रहेगा ना, तो इसी को हम संतुलित कहते हैं। ठीक है, यानी संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, इधर भी देखिए जितना है ना उधर भी उतना ही है, यानी दोनों तरफ सेम होगा ना, उसी को हम रासायनिक यानी संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए ये 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूचक से आप क्या समझते हैं। क्या है कि सूचक से आप क्या समझते हैं कि वैसे पदार्थ जिसमें उपस्थित अम्ल भस्म और उदासीन विलयन का पता चलता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सूचक कहते हैं। बुझा गया। उसका उदाहरण देखिए कि लिटमस है, मिथाइल है। देखिए 20 को जो आपको बोले थे ना 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सभी क्वेश्चन को आपको कॉपी में अभी अब वीडियो देखे हैं ना, तो अभी ये सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिखना है और अभी इस वीडियो को जैसे ही खत्म हुआ अभी आपको 1-2 बार ये सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ठीक है, पार्ट 1 वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे ना तो जरूर देख लीजिएगा। 40 को क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पूरे 100 को क्वेश्चन बताएंगे और 60 को क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर 60 ये क्वेश्चन देख कर जाते हैं ना, यानी देखिए 40 को तो हो गया और बचा 60 को क्वेश्चन। अगर 60 को ये क्वेश्चन देख कर जाते हैं तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहीं से आने वाला है। यानी अगर आपका कुछ भी तैयारी भी नहीं हुआ होगा ना तो ये सभी क्वेश्चन 100 को क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं ना तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।